हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास नंबर 14 आपके साथ देखने वाले हैं। इसमें हम मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर, मगध डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ये रहेगा मगध साम्राज्य का पार्ट 3। इससे पहले हम मगध साम्राज्य के पहले महाजनपदों के बारे में साथ साथ देखते चले हैं। एक दिन हमने 8 और दूसरे दिन 8 देखे हैं, मतलब कि 16 महाजनपद जो हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। उसके बाद हर्यंक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद डायनेस्टी थी, इनके बारे में यहाँ तक हम देख चुके हैं। ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाजनपद जो हमने पढ़े हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं, एक बार में याद नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको बार बार आपके साथ रिवाइज करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला महाजनपद हम इधर से चल रहे हैं, अफगानिस्तान साइड से। तो ये है कंबोज। कंबोज को हमने बोला कि महाजनपद नंबर 1 हमने नाम दिया है। कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। याद के लिए कंबोज सबसे पहला कहाँ से चल रहे हैं, कंबोज अफगानिस्तान वाला रीजन है और इसका जो राजधानी है वो है हाटक। सेकंड हमने बोला गांधार है। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, और रीजन कौन सा पड़ता है, पाकिस्तान। फिर हम चले आगे, कुरु। ये रहा कुरु, इसको हमने बोला नंबरिंग के हिसाब से 3rd महाजनपद। कुरु का जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो आज की दिल्ली है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ पुराना, और ये हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन में पड़ता है। फिर 4th महाजनपद हमने बोला मत्स्य। मत्स्य ये रहा, मत्स्य मैप में देखते चलिए आप। मत्स्य 4th महाजनपद है और इसका जो राजधानी है वो है विराटनगर। विराटनगर राजधानी है। एरिया कौन सा पड़ेगा, राजस्थान। राजस्थान इसका रीजन है। एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान रीजन है। फिर 5th जो है हमने यहाँ पर लिया, कौन सा है, सूरसेन। सूरसेन 5th महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या है, मथुरा, और मथुरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। रीजन क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। सूरसेन है महाजनपद का नाम, इसकी राजधानी है मथुरा। फिर नेक्स्ट महाजनपद है हमारा कौशल। ये रहा कौशल, इसको हमने नंबरिंग दिया था। 6th महाजनपद है हमारा कौशल। इसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती। श्रावस्ती इसकी राजधानी है और एरिया कौन सा हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। हमने बोला था जो यूपी है उसमें 6 से 7 महाजनपद पड़ते हैं, जो कि सूरसेन हो गया, कौशल हो गया। नेक्स्ट है यूपी का ही है वश्य। ये रहा वश्य, 7वां महाजनपद है वश्य। 7वां महाजनपद है वश्य और इसका राजधानी क्या है, कौशाम्बी। रीजन हो गया यूपी, उत्तर प्रदेश इसका रीजन हो गया। फिर आगे बढ़े, वश्य हो गया है। फिर मल्ल की तरफ चलते हैं। ये रहा 8th महाजनपद मल्ल, और इसका जो राजधानी है ये है कुशीनगर या फिर बोले कुशावती। ये रहा कुशीनगर या फिर कुशावती। 8 महाजनपद हमने पहली बार में देखे थे। फिर हमने 9th यहाँ से स्टार्ट किया। 9th महाजनपद है अवंती। अवंती जो कि आज के रीजन में देखें, उज्जैनी इसकी राजधानी है, जिसको उज्जैन आज के टाइम पर बोला जाता है, या फिर माहिष्मती इसकी राजधानी बनी थी। रीजन कौन सा हो जाएगा, उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो जो नवा महाजनपद है अवंती, ये है मध्य प्रदेश में, उज्जैनी इसकी राजधानी रही थी। 10वें की तरफ चले तो ये है चैत्य। 10वां जो महाजनपद है ये कौन सा है, चैत्य या फिर बोले चेदी। चैत्य या चेदी, इसको बोलते हैं चैत्य। चैत्य या फिर बोला जाए चेदी। और इसका जो रीजन है, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, शक्तिमती। इसकी राजधानी है शक्तिमती और जो रीजन पड़ेगा वो पड़ेगा उत्तर प्रदेश। तो ये बन जाता है हमारा 10वां महाजनपद। फिर नेक्स्ट जो 11वां है वो है काशी। काशी कहाँ पर है, ये रहा काशी। 11वां महाजनपद काशी है और इसका जो राजधानी है वो वाराणसी, और कहाँ पर है, काशी भी, ये भी उत्तर प्रदेश में है काशी। फिर चलते हैं, ये जो लास्ट में है अंग महाजनपद। कैपिटल है चंपा, और कौन सा महाजनपद हो जाएगा, ये 12वां महाजनपद अंग है और ये पड़ता है हमारा चंपा, बिहार में। कहाँ पड़ता है, ये बिहार रीजन में पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखें पांचाल। ये रहा पांचाल, ये कोने पे ऊपर जो है पांचाल, इसको हमने बोला 13th महाजनपद, और इसका जो राजधानी है पांचाल का अहिछत्र। अहिछत्र इसका राजधानी है पांचाल, और रीजन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर से उत्तर प्रदेश में ही है ये भी महाजनपद। फिर अशमक,
ये दो देखिए, साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद है अशमक, और ये कौन सा है, 14 नंबर का है, 14वां महाजनपद है 14 नंबर का अशमक। और इसका राजधानी बोले तो पैठान भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको प्रतिष्ठान, या फिर पौतन, या फिर पोटिल, ये सब इसकी राजधानियाँ रही थी। अशमक की रीजन है, साउथ वाला पोर्शन है, साउथ इंडिया में इसको माना जाता है। फिर ये बचा ब्रजी 15वां महाजनपद, और इसका राजधानी क्या है, वैशाली। और इसके तुरंत नीचे ये गंगा रिवर है, और इसके नीचे पड़ता है मगध, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है, इसके बारे में हम देख भी रहे हैं। इसका बज्जी का राजधानी क्या है, वैशाली, रीजन क्या है, बिहार। और साथ में मगध की बारे में बात करें तो मगध है 16वां महाजनपद, इसका राजधानी है राजगृह, या फिर इसी को बोलते हैं ग्रीव्रज। ये भी कहाँ पर पड़ेगा, बिहार में। तो ये हो गए हमारे 16 महाजनपद, इंपॉर्टेंट हैं, इनका रिवीजन हम कर चुके हैं, 3 बार लगभग हो चुका है। अब आपको याद हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, यहाँ से याद रखिए, कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य। फिर मत्स्य के बाद हमने देखा शूरसेन, मथुरा जिसका राजधानी है। फिर कौशल की तरफ गए थे, कौशल, फिर हो गया वश्य, फिर हो गया है मल्ल, फिर हो गया है अवंती, मल्ल के बाद हो गया है अवंती, फिर चेदी, फिर हो गया है काशी, काशी के बाद हमने देखा है अंग हो गया 12वां, फिर पांचाल हो गया 13वां, ये जो उत्तर प्रदेश का है पांचाल। और 14 नंबर पर है अशमक, या फिर अशाका इसको बोला जाता है, क्या, अशाका, अशमक या अशाका इसको बोला जाता है। फिर बज्जी देखा, बज्जी जो कि राजधानी है वैशाली, और इसके तुरंत नीचे है मगध जो कि सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है, 16वां महाजनपद, राजधानी है राजगृह या ग्रीव्रज जो कि बिहार रीजन में पड़ता है। तो ये हो गए हैं हमारे 16 महाजनपद। अब ये जो महाजनपद के बाद हमने स्टार्ट किया था मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य या फिर मगध डायनेस्टी। अब मगध साम्राज्य पर जिन जिन वंश ने चलाया था मगध को, उनके बारे में हमने एक ट्रिक देखा था, हशीन माशुका सात। ये जो 7 राजवंश हैं उन्होंने मगध पर रूल किया था। हा से हर्यंक वंश, सा से शिशुनाग, ना से नंद वंश, यहाँ तक हम कुछ चर्चा कर चुके थे। फिर आएगा मौर्यन वंश, फिर आएगा शुंग, कण्व और सातवाहन। ये 7 राजवंश हैं, ये रूल किए हैं मगध पर। तो हर्यंक वंश देख चुके हैं, शिशुनाग वंश देख चुके हैं, उसके बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश के संस्थापक, नंद डायनेस्टी जो है इसके संस्थापक कौन है, महापद्मनंदा इसके संस्थापक हैं। और ये जो है पहले शूद्र शासक था, ये सबसे पहला शूद्र शासक था। उपाधि एक धारण की थी इन्होंने, क्या उपाधि एक धारण की थी, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस का क्लास है हमारा, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक उपाधि धारण किए थे सर्वछत्रांतक, जिसका मीनिंग था क्षत्रियों का नाश करना ये चाहता था, इसीलिए इसने एक उपाधि धारण की थी सर्वछत्रांतक। ठीक है, फिर इसने कलिंग पर आक्रमण करके एक उपाधि और धारण की, एकराट की उपाधि धारण की, जिसका मीनिंग था इकलौता राजा। अब कलिंग जो है, मैप के जरिए हम देखें, कलिंग है ये वाला रीजन, और जो आज की डेट में है उड़ीसा। तो यहाँ पर क्या था, काफ़ी जंगल था, और साथ में यहाँ पर हाथी पाए जाते थे जो कि युद्ध में भी साथ देते थे और व्यापार में भी काम आते थे। लकड़ियों का भी व्यापार होता था और हाथी को दांत वगैरह इनका भी व्यापार होता था। साथ में हाथी जो सेना है उनमें काम आ जाते थे, तो इसीलिए लोग कलिंग पर आक्रमण करते थे। आगे चल के देखेंगे जो अशोक हैं, ग्रेट अशोका हैं, उन्होंने भी कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसलिए इन्होंने भी कलिंग पर आक्रमण किया, लकड़ी प्लस हाथी मिलता था। बेटे कौन हैं इनके, बेटे हैं घनानंद हैं इनके बेटे, जिनको हमने बोला घनानंद या फिर क्या धनानंद। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इनका जो शरीर है ऊतकों से, टिश्यू से ना बनकर इतना अहंकार भरा था कि अहंकार से इनका शरीर बना हुआ था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है।
साथ में इनका एक बुरा आदत था, शराब पीते रहते थे, किसी की कुछ सुनते नहीं थे, क्योंकि जो पिताजी थे वो काफ़ी अच्छे रूलर थे, तो उनका सब इनको मिला था, तो उन्हीं के दम पर ये चल रहे थे। अब साथ में जो शराब पीते रहते थे, एक काम किया था, जो कलिंग है उस पर नहर का निर्माण करवाया था, किसने? घनानंद ने। साथ में हमने देखा था 326 ईसा पूर्व, इनके समकालीन ये चल रहा है 326 ईसा पूर्व 326 वीसी। कौन एंट्री करते हैं? सिकंदर। सिकंदर यहाँ पर एंट्री करते हैं, द ग्रेट अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भी इनको बोला जाता है, अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर। यहाँ पर आते हैं, इनकी पत्नी है रैक्सोना। अब रीज़न है, देखिए अभी देखा है गांधार भी एक महाजनपद था, तो यहाँ पर ये अटैक करते हैं गांधार पर। जो गांधार के किंग हैं, कौन है? आम्भिक, जो भारत का पहला शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की थी किसी विदेशी शासक के सामने। तो आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की, और उस समय सिंध जो रीजन है, सिंध ये जो रीजन है, यहाँ पर रूल कर रहे थे कौन? पोरस। तो पोरस रूल कर रहे थे। अब ये तो अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, तो ये मदद करेंगे इससे लड़ने में, पोरस से लड़ने में। अब जो झेलम रिवर है, इसको हमने थोड़ा समझा था कि जो सिकंदर हैं ये झेलम रिवर है, यहाँ पर ऐसी झेलम रिवर है, और एक तरफ सिकंदर की सेना है और एक तरफ, दूसरी तरफ कौन सी है? पोरस की सेना है। पोरस इधर रूल कर रहा है सिंध वाले रीजन में, तो ये अपनी सेना लगा देता है इस झेलम रिवर के सामने। अब सिकंदर जहाँ से एंट्री करता है वो सारी सेना एकदम से अटैक कर देगी। ऐसा कहा गया था कि इसके पास खूब सारे हाथी भी थे, ठीक है, हाथी थे, और ये घोड़ा या पैदल लोग आए थे इसमें। तो ये अटैक यहाँ से नदी के रास्ते से करेंगे, तो इसीलिए इनको हरा देगा पोरस। तो ये क्या करते? इधर मूव करते, तो इनकी सेना भी इधर मूव कर जाती, फिर इधर मूव करते तो इधर मूव कर जाती। तो ये टाइम ऐसे करते करते काफ़ी लंबा चला गया, और मौसम आ गया बारिश का। और बारिश में जब अंधेरा हुआ, यानी कि बोले जो अमावस्या वाला टाइम पीरियड पड़ता है, उस टाइम पर जो रात में काफ़ी अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पर ये इधर से एंट्री करते हैं, और यहाँ पर युद्ध होता है। क्या? बैटल ऑफ झेलम, झेलम नदी का रिवर, झेलम नदी का युद्ध, झेलम, बैटल ऑफ झेलम, झेलम का युद्ध किस किस के बीच होगा? तो ये होगा पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर वर्सेस किसके बीच? सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच। और ये युद्ध अलेक्जेंडर जीत जाते हैं, क्योंकि देखिए मिट्टी फिसलेगी तो जो हाथी हैं वो एक बार गिर गया यदि फिसल के, तो वो उसको उठने में दिक्कत होगी, जबकि पोरस जो है बहादुर था, पर जो घोड़ों से आया था तो वो जल्दी उठ जाते थे। इस चक्कर में पोरस युद्ध हार जाते हैं, और ये हारने के बाद इनके सामने कुछ, ये अलेक्जेंडर जो हैं उनके सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं, उनकी वीरता को देखकर खुश होता है, और ये बोलते हैं कि आप यहाँ के राजा रहिए, साथ में हमारी मदद करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हुआ है। अब उसी टाइम पर क्या होता है, तक्षशिला जो जगह है, कहाँ पर? गांधार में, वहाँ पर कौन थे? कौटिल्य, या फिर बोलें चाणक्य, या फिर बोलें विष्णुगुप्त। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि यहाँ से अटैक, विदेशी अटैक होने वाला है। तो ये क्या गए थे? ये गए थे मगध गए थे हेल्प लेने के लिए, कि जो गांधार है, आम्बिक जो अभी रूल कर रहे हैं, वो इनको नहीं संभाल पाएंगे। आप काफ़ी पावरफुल हैं। जो घनानंद रूल कर रहे थे उनको इन्होंने बोला कि आप काफ़ी पावरफुल हैं, तो आप लगभग पूरे होल इंडिया पर राज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको रोक सकते हैं, नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगा। पर जो घनानंद थे ये काफ़ी, हमने बोला ना शराब पीते रहते थे, नशे में धुत रहता था बंदा, तो ये क्या किया, जो चाणक्य हैं उनकी बेइज्जती कर दिया। और कहा जाता है उनकी शिखा, जो ब्राह्मण हैं उनकी शिखा यदि खुल जाए तो ये उनकी शिखा खोल कर इनको यहाँ से चलता कर दिया था। तो ये बात इनको लग गई थी, दिमाग में बैठ गई थी कि हमारी बेइज्जती हुई है। तो साथ में उस टाइम पर इनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य कौन थे चाणक्य के? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जो बैटल ऑफ झेलम होता है पोरस और अलेक्जेंडर सिकंदर के बीच, सिकंदर युद्ध जीत जाता है। सिकंदर कहाँ से आया है? मेसोपोटामिया का रहने वाला था, मकदूमिया या फिर कहा जाता है यूनान से ये आया था, यूनान से ये आया था सिकंदर। अलेक्जेंडर निकेटर इनका नाम था। अब क्या होता है, झेलम नदी के किनारे तो ये युद्ध जीत जाता है। अब इंडिया की तरफ आगे बढ़ता है और जो ब्यास रिवर है इसको ये पार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जो चाणक्य हैं उन्होंने एक रणनीति अपनाई, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको बनाया गुप्तचर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया गुप्तचर, और क्या किया, जो अलेक्जेंडर की सेना है उसमें इनको भेज दिया और उसमें एक अंधविश्वास फैलाना स्टार्ट किया। ब्यास जो नदी है उसमें अंधविश्वास फैलाया कि जो भारत है वो देवों की भूमि है, देवों की भूमि है और यहाँ घुसने से पहले आज्ञा लेनी होती है, यदि नहीं लोगे तो बीमारी फैलेगी और बीमारी से ये मरना स्टार्ट होंगे लोग बाग। ये इस टाइप का इन्होंने अंधविश्वास फैलवाया। किससे? चाणक्य ने। किससे फैलवाया? चंद्रगुप्त मौर्य से। इतना कुछ होने के बाद क्या होता है कि इन्होंने, ये जो चाणक्य हैं काफ़ी कुछ आयुर्वेदिक के मामले भी माने जाते थे। इनको जो जहर होता है उसमें कई तरह के बदलाव भी कर लेते थे। जो जहर होता है मतलब ऐसा जहर बना देते थे कि हाल यदि कोई खाएगा वो मर जाएगा, या फिर उसमें ऐसा रूल कर देते थे कि कुछ 7 दिन बाद मरेंगे, कुछ महीनों बाद मरेंगे, ऐसे करके ये जहर का उपयोग कर सकते थे। तो इन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे खाने में जहर मिलाया। तो वहाँ पे जो अलेक्जेंडर था उसकी सेना थी, कुछ लोग उसको पार करते थे, व्यास नदी को, व्यास रिवर को पार करते थे। तो क्या होता था, उसमें से कुछ लोग मर जाते थे। अब 1 सप्ताह बाद असर हुआ तो ये भी पता नहीं चलता था कि खाने से मरे हैं या किसी और चीज़ से मरे हैं। तो सिकंदर की जो फौज है वो डर गई। उसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो ये चीज़ कि डर गई, और दूसरी चीज़ जो लगातार युद्ध लड़ रहे थे तो उससे वो लोग थक चुके थे। तो उन्होंने मना कर दिया, हम व्यास रिवर जो है, व्यास नदी जो है उसको पार नहीं करेंगे, बाकी आप कहीं भी हमको लड़वा लीजिए। दूसरी चीज़ क्या थी, एक अफवाह फैला दी कि व्यास नदी को पार करेंगे तो मर जाएंगे, बाढ़ वगैरह आ जाएगा। इसके डर से ये सिकंदर की सेना वापस लौट गई। अब सिकंदर के सेनापति था, एक था नियकिस जो जल सेना प्रमुख था, और एक था सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेना प्रमुख था। अब जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूकस निकेटर ये इनके कौन थे? थल सेना प्रमुख थे। जो सेल्यूकस निकेटर हैं, अब यहाँ से चीज़ें और इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होंगी। सेल्यूकस निकेटर ये थे इसके कौन? थल सेना प्रमुख। इनके दिमाग में ये बात नहीं मानने को था कि ऐसा कुछ होता होगा कि ब्यास नदी को पार करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। अब सिकंदर वापस लौट गया है और कहा जाता है कि उसकी बेबीलोन में जाकर मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर उसका मकबरा भी बनाया था 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जाते हुए वापस लौट रहा था, तो वहीं पर जाकर इसका मकबरा भी बनाया, जो कि कहाँ पर है? इराक में। सिकंदर को पेट में दर्द हुआ और ये मर गया। इसका घोड़ा भी मर गया इसके दुख में, और उसका नाम था ब्यूसेफेलस। इसका नाम था, घोड़े का नाम। इसके घोड़े का नाम भी पूछा जाता। ब्यूसेफेलस इसके घोड़े का नाम था। ये भी मर गया और सिकंदर भी मर गया, और इनके जो मकबरा हैं बेबीलोन में बनवाए गए। सिकंदर के पिता थे फिलिप, गुरु थे अरस्तु या फिर बोले प्रियचर का मीनिंग क्या है? उपदेशक, प्रियचर। ये थे अरस्तु या फिर अरस्तोटल, इनको बोला जाए। अरस्तु इनके गुरु थे, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो के गुरु थे सुकरात, जो कि एक दार्शनिक थे जिनको कि जहर देकर मार दिया गया था। अब ये चीज़ें हुआ। जो सेल्यूकस निकेटर इनका जो सेनापति था, थल सेना प्रमुख था, उनके दिमाग में ये बात मानने को ये तैयार नहीं थे। तो ये वापस लौटते हैं कहाँ पर? इंडिया की तरफ। और
क्या होता है, फिर उस टाइम तक जो सिकंदर जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो राज कर लेते हैं। अब एक चीज़ और है, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, जो मौर्य वंश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनसे पहले कुछ चीज़ करें कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश कौन सा है। तो पहला वंश जो है सिकंदर नहीं है पहला राजा, ये एक राजा हैं डेरियस प्रथम। ये किस वंश से हैं, ये हैं हकमनी वंश से, हकमनी वंश से, जो कि कहाँ पर थे, ईरान में। ईरान का शासक था डेरियस प्रथम, हकमनी वंश से था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश था। उसके बाद ये अलेक्जेंडर वगैरह आए हैं, उन्होंने अटैक किया है, तो उनकी कहानी हम देख चुके हैं। 323 में ये बेबीलोन में जाकर, इराक में जाकर मर चुके हैं और उनका वहीं पर मकबरा बनवाया गया था। ब्यूसेफेलस इनके कौन थे, घोड़ा का नाम था, वो भी इनकी याद में मर गया। साथ में बैटल ऑफ झेलम होता है अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस के बीच में, बैटल ऑफ झेलम, जिसको कि क्या कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है बितस्तता का युद्ध, या फिर इसको बोला जाता है हाइडे स्पीच, ये ग्रीक लैंग्वेज में है, हाइडे स्पीच का युद्ध भी इसको बोला जाता है, बैटल ऑफ झेलम को। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब देखिए, जो सिकंदर तो चला गया वापस, अब आते हैं यहाँ पर जो घनानंद रूल कर रहा था, तो अब इन्होंने अपने शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, पहले ये बात नहीं बताई थी कि किसने मेरी बेइज्जती की थी, तो इन्होंने अब ये चीज़ जाकर बताई कि हमें अब घनानंद को ख़त्म करना है। तो घनानंद लगभग पूरे इंडिया में रूल कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, पहले कोने कोने से चीज़ें स्टार्ट की, लोगों को भड़काना स्टार्ट किया हर तरीके से, मतलब टैक्स के फॉर्म में या फिर जो लोगों पर अन्याय होता है उसके फॉर्म में सेना को भड़काना स्टार्ट किया। धीरे धीरे चलकर ये आगे बढ़ते हैं और ये क्या करते हैं, जो नंद वंश है उनको समाप्त करते हैं, घनानंद को, और मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, संस्थापक कौन है, संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये हैं संस्थापक मौर्य वंश के। माता का नाम है मौरा, गुरु हैं कौन है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिनकी बुक है, कौटिल्य की बुक है कौन सी, कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। इसके बारे में भी हम जानेंगे क्या कुछ है इस बुक में। तो ये गुरु हैं, इनकी माता का नाम क्या था, चाणक्य की माता का नाम गुणी था। अब जो सिकंदर हैं, इनकी जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, हमने बोला भारत वापस आया तो इसको पता चल गया कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ अफवाह फैलाई गई थी, और अब जो रूल कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हैं रूल। तो इनसे ये युद्ध लड़ता है, थोड़ा बहुत लड़ता है, क्योंकि अब इसके पास वो पावर तो रही नहीं, तो ये हार जाते हैं। और साथ में एक संधि होती है इनके पास, हाथी ये लाया था और चंद्रगुप्त मौर्य घोड़ा लाया था, वही वारिस का इंतजार किया, घेर के हाथी गिर जाता है और घोड़ा निकल जाता है। संधि हुआ और अपनी बेटी की शादी कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, और दहेज में क्या दिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन तो ये दहेज में ही दे दिया। बेटी को देख रेख के लिए क्या किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, ये 4 रीजन थे, अलग अलग नाम हैं, उनको ये दहेज में दिया। और साथ में अपना एक राजदूत ये यहाँ पर रख दिया, किसकी, बेटी की देखभाल करने के लिए, जिसका नाम है मेगास्थनीज इसकी जो राजदूत है इसका नाम है। ये बेटी की अपनी देखरेख के लिए, जिसका नाम है हेलेन, शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। जो संधि होती है सेल्यूकस निकेटर और किसके बीच, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। संधि में क्या होता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है, साथ में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है वो दहेज में देकर अपना एक राजदूत यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। मेगास्थनीज जिन्होंने एक बुक लिखी है इंडिका, जो काफ़ी फेमस बुक है इंडिका, इनके बारे में हम देखे हैं, आगे भी और चर्चा करेंगे। मगध वंश की जानकारी सबसे अच्छे ढंग से मिलती है इसी बुक में, किसमें, इंडिका में। मगध वंश की जानकारी सबसे अच्छे ढंग से मिलती है किस बुक में,
इंडिका में। अब इनको पता चलता है कि ये जो रूल कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समय समय पर बताते रहते हैं मेगास्थनीज इनको कि क्यों इन्होंने अटैक किया था। तो इनको पता चलता है कि मेन अटैक जो किया था इन्होंने हाथी को लेने के लिए किया था, हाथी के लिए किया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट करते हैं, 500 हाथी गिफ्ट दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को। साथ में अब इनके बारे में क्या कहाँ से मिलता है उसके बारे में देखें। एक अभिलेख है, एक अभिलेख है सहगौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सहगौर अभिलेख। सहगौर अभिलेख, सहगौर अभिलेख में एक जानकारी मिलती है जो कि कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, कि इनके टाइम पर अकाल पड़ा था मगध में। तो इन्होंने क्या किया था, जो बड़े लोग थे, धनी लोग थे, उनसे पैसा लिया था मदद के लिए, अकाल पीड़ितों की मदद के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं जो पीएम केयर्स होता है। पीएम केयर्स क्या है? पीएम केयर्स जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, एक तरीके से जो लिया जाता है अमीर लोगों से या फिर जो भी दान देना चाहे उससे। तो जो गरीबों जो पीड़ित हो गए थे, पीड़ित अकाल में जो पीड़ित हो गए थे, उनकी मदद के लिए इन्होंने पैसा लिया था और उन्हीं के ढंग से ये चीज़ें भी आज भी चल रही हैं, उन्हीं के तरीके से। अब चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका माना जाता है कि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था अंतिम समय में। लगभग 298 ईसा पूर्व में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जो किसके नेतृत्व में अपनाया? भद्रबाहु के नेतृत्व में। हमने बोला था भद्रबाहु और स्थूलबाहु दो पार्ट में ये जैन धर्म बट गया था, जिनको कि भद्रबाहु हैं जो दिगंबर हैं यानी कि कपड़े नहीं पहनते थे, और एक स्थूलबाहु जो कि श्वेतांबर पार्ट में बढ़ गए थे, जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। अब भद्रबाहु के नेतृत्व में ये चले जाते हैं श्रवण बेलगोला, कर्नाटका चले जाते हैं, कर्नाटका। और यहाँ पर जो हमने बताया था जैन धर्म में एक वो है, प्रथा है, मतलब कि जो दिगंबर हैं वो कैसे ईश्वर की तरफ जाएंगे, किस विधि से जाएंगे, उसके लिए हमने देखा था। उसमें एक विधि थी संलेखना विधि। कौन सी विधि थी? संलेखना विधि। संलेखना विधि, उसमें क्या था? खाना पीना छोड़कर उपदेश देना है आपको। तो ये भी वही करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, खाना पीना छोड़कर उपदेश देते हैं। और यहाँ एक जगह है कर्नाटका में श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी कहाँ से मिलती है कि पश्चिम में कितना इन्होंने राज्य फैलाया? तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से ये जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्र दामन का है जूनागढ़ अभिलेख, और इसने लिखा है कि जो सुदर्शन, जो गुजरात है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, जिसका निर्माण पहले कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर करवाया था। यानी कि बोला जाए जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। किसने बनवाया है? रुद्र दामन का है ये जूनागढ़ अभिलेख। किसका? रुद्र दामन, रुद्र दामन का है। और इन्होंने इसमें ये लिखवाया है कि इसका सुदर्शन झील जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है, यानी कि निर्माण तो पहले हो चुका है, पुनर्निर्माण करवा रहे हैं, जिसका निर्माण पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सरकारी खर्च पर करवाया था। साथ में एक महास्थान, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख ये कहाँ पर है? महास्थान अभिलेख ये है बंगाल में, बंगाल, ये है गुजरात में और ये था बंगाल में। महास्थान अभिलेख बंगाल में था, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व, जो पूर्व है, ईस्ट रीजन है, पूर्व के शासन का पता लगता है। साथ में जो चाणक्य है, अब उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आपसे जानेंगे। कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, इन्होंने समाज को कितने सिद्धांतों के हिसाब से आगे बांटा है, फिर हम बिंदुसार की तरफ चलेंगे और आगे बढ़कर फिर आगे देखेंगे अशोक को और इनके जो अभिलेख हैं उनको जानेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।